तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में चर्चा चल रही थी गयासुद्दीन बलबन की, और गयासुद्दीन बलबन का टाइम है 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन में जो है हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी। आगे उसके कुछ रह गया था पार्ट, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर उनके उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे, कैकुबाद और ट्यूमर्स की भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो बताइए, गयासुद्दीन बलबन का या पूछा जाए किस जाति का था, तो क्या बताएंगे आप? इलबारी तुर्क जाति का था। ठीक है, और इसका वंश कहलाया बलबनी वंश। कौन सा वंश कहलाया? बलबनी वंश कहलाया। फिर हमने आपको बताया था कि गयासुद्दीन बलबन ने जो है, कहते अलग अलग पद पर वो रहा। जैसे उसने अमीर हाजिब का पद रहा, फिर नायब के पद में, और नायब के पद से वो पहुंचता है सुल्तान के पद तक। यानी कुल जो है सुल्तान बनने तक वो 7 पदों पर आसीन हुआ। ठीक है, उच्च पदों पर आसीन हुआ। और फिर इसके बाद हमने बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है वो अगला सुल्तान बनता है कब? 1265 ईस्वी में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था बलबन ने जो है सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौ की नीति, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में कहोगे तो ब्लड एंड आयरन की नीति, या इसी को कहेंगे रक्त एवं युद्ध की नीति। ठीक है, कौन सी नीति? रक्त एवं युद्ध की नीति अपनाई थी। फिर हमने आपको बताया था बलबन के राजत्व की 2 विशेषताएं थी। एक तो उसका कहना था कि सुल्तान का पद किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर द्वारा दिया गया। और दूसरा कहा था उसने सुल्तान को जो है कैसा होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, फिर बलबन ने अपने को क्या कहा था? नियामते खुदाई। क्या कहा था? इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर का प्रतिबिंब कहा था, सॉरी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था। क्या कहा था? नियामते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। और अपने को कहा जिल्ले इलाही, इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहा था। ठीक है, ये भी उपाधि धारण की थी। और कहा था मेरा स्थान किसके बाद है? केवल पैगंबर के बाद है, यानी पैगंबर के बाद किसका स्थान है? मेरा स्थान है। फिर कहते हैं बलबन ने अपने को फिरदौसी की पुस्तक, कौन सी थी? शाहनामा में वर्णित किस वंश का वंशज? अफरासियाब वंश का अपने को वंशज कहा था कि मैं किस वंश से संबंधित हूँ? अफरासियाब वंश से संबंधित हूँ। और इसीलिए उसने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को भी लागू किया था। जैसे उसने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की थी। तो सिजदा क्या थी? कि कोई उसके दरबार में आता था तो पहले घुटनों के बल बैठ करके फिर लेट करके सुल्तान के पैर को चूमना होता था। तो ये प्रथा क्या थी? सिजदा एवं पाबोस की प्रथा शुरू की। दूसरा, उसने फारसी धर्म का जो प्रमुख त्योहार था नौरोज, उस प्रथा को भी उसने शुरू किया था। और कितने दिन तक चलता था? 19 दिन तक चलता था। और नौरोज प्रथा में किसकी पूजा होती थी? सूर्य की पूजा होती थी। ये कहते हैं जागीरों से जो है आय एकत्रित करने के लिए उसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, और उसी में एक अधिकारी था ख्वाजा। कौन से अधिकारी की नियुक्ति? ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो कहते हैं बलबन की जो शासन काल की सफलता का श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। तो उसने गुप्तचर विभाग को व्यवस्थित किया था। और इस गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? बरीद या बरीद मुमालिक कहलाता था। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे थे। तो मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए उसने एक सैन्य विभाग स्थापित किया था। और उस सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? मुमालिक कहलाता था। और हमने आपको लास्ट उसमें टॉपिक में यही पढ़ाया था कि इस पद पर सर्वप्रथम अमीर खुसरो के नाना को जो है नियुक्त किया गया था, जिसका नाम क्या था? इमादुल मुल्क था। वो इस पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब देखिए, पहला विद्रोह बलबन के समय कौन कर रहा है? ये किसी अमीर द्वारा किया गया पहला विद्रोह है। तो 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां का विद्रोह हो रहा है। किसका? तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार
तुगरिल खां ने विद्रोह करके सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर ऐसे तुगरिल खां ने विद्रोह कर सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के व खुतबा पढ़ा। अपने नाम के सिक्के चलाए, वह क्या पढ़ रहा है? खुतबा पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पहला किसी अमीर का विद्रोह था। इसीलिए हमने आपको पीछे भी पढ़ाया था, बंगाल को या बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोहों का नगर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, बंगाल या बंगाल की जो राजधानी थी लखनौती है। कई बार क्वेश्चन आया है किसे विद्रोहों का नगर कहा जाता है, तो बंगाल या बंगाल की राजधानी लखनौती को विद्रोहों का नगर कहा जाता है। विद्रोहों का नगर कहा जाता है। विद्रोहों का नगर कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इस विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए बलबन ने अमीन खां को भेजा। बलबन ने किसको भेजा? अमीन खां को भेजा। ठीक है, परंतु अमीन खां के असफल होने पर अमीन खां के असफल होने पर उसका सिर कटवाकर अयोध्या के फाटक में लटवा दिया। अयोध्या के फाटक में लटवा दिया। ठीक है, यानी ये असफल हुआ अमीन का, तो इसको भी दंड दिया गया और इसका जो है सर काट करके कहाँ पे? अयोध्या के फाटक पर लटका दिया गया। ठीक है, फिर वो बाद में बलबन ने स्वयं इस विद्रोह का दमन करके बलबन ने स्वयं इस विद्रोह का दमन कर तुगरिल खां को मृत्युदंड प्रदान किया। तुगरिल खां को मृत्युदंड प्रदान किया या मृत्युदंड दिया। ठीक है, मृत्युदंड प्रदान किया और अपने पुत्र बुगरा खां को, इनका बेटा था बलबन का, इनको और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया या बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल का
शासक नियुक्त किया। किसको नियुक्त कर रहा है? अपने बेटे, जिसका नाम क्या था? बुगरा खां को, ठीक है, बंगाल का शासक नियुक्त कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के, उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए आक्रमण से बचने के लिए सीमावर्ती या सीमा पर कर सकते हैं, एक किले का निर्माण करवाया, किले या दुर्ग का निर्माण करवाया, किले या दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। किले या दुर्ग का निर्माण करवाया, और अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद खां को वहां का शासन नियुक्त किया, और अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद खां को वहां का शासक नियुक्त किया, शासक नियुक्त किया। देखो, परंतु मंगोलों के एक आक्रमण का सामना करते हुए मोहम्मद खां मारा गया, परंतु मंगोलों का आक्रमण करते हुए या आक्रमण का सामना करते हुए, आक्रमण का सामना करते हुए मोहम्मद खां मारा गया, मोहम्मद खां मारा गया, ठीक है। तो बड़ा बेटा जो है किससे लड़ता हुआ? इन्हीं जो है मंगोलों से लड़ता हुआ जो है मारा जाता है। तो कहते हैं अपने बेटे, और उस मंगोल आक्रमणकारी का नाम था तमर या तैमूर भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, तमर। और इसकी मृत्यु हो रही है 1286 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी, उसका नाम है तमर, है, का आक्रमण का सामना करते हुए मोहम्मद खां मारा गया, ठीक है। तो कहते हैं अगला पॉइंट लिखो, कहते हैं अपने बड़े पुत्र के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कहते हैं जब वो सबके सामने होता था तो बड़ा कठोर होता था, लेकिन जब वो अकेले बंद कमरे में होता था तो अपने बेटे की याद में खूब रोया करता था, ठीक है। और उसकी फिर थोड़े दिन बाद ही 1287 ईस्वी में क्या हो जाती है? बलवन की मृत्यु हो जाती है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए बलवन अपने पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु के सदमे को, बलवन अपने पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु के सदमे को, मृत्यु के सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण, बर्दाश्त न कर पाने के कारण, न कर पाने के कारण 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1287 या ऐसे ले लो 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।
1287 ईस्वी में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट, विख्यात कवि अमीर खुसरो, विख्यात कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिसे कहते हैं तूतिए ना, तूतिए ए हिंद, यानी भारत का तोता कहते हैं। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था, पता है कहाँ पे हुआ था? एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, एटा गए हो कभी? हाँ, तो एटा जिले के पटियाली गांव में, कायमगंज इधर से फर्रुखाबाद से आगे चलोगे पड़ता है एटा। ठीक है, एटा मैनपुरी सुना है? तो वहीं पे पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जानते हैं, हुदहुद पक्षी भी कहते हैं। लिख लो, हुदहुद पक्षी, हुद पक्षी या बुलबुल भी कहते हैं। भारत की क्या कहते हैं? बुलबुल भी कहते हैं इन्हें, बुलबुल भी कहते हैं अमीर खुसरो को। बुलबुल ये भी लिख लीजिएगा। तो विख्यात कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी, एवं अमीर हसन देहलवी, इनको जो है भारत का शादी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का शादी, कई बार आ चुका है, तो भारत का शादी भी कहते हैं। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। शहजादा मोहम्मद जो बलबन के बेटे थे, शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। मोहम्मद के समय शुरू किया है। ठीक है, जो बलबन के दरबार में रहते थे। आगे जब शासक पूछा जाए तो बलबन के है, जो बलबन के दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो है 8 सुल्तानों का कार्य, कहीं कहीं 7 मिल जाता है या कहीं कहीं 8 सुल्तानों का कार्यकाल भी देखा था। ठीक है, यानी इनके जिंदा से लेकर मरने तक कितने सुल्तान बदल चुके थे? हाँ, कहीं कहीं 7 मिलते, कहीं कहीं 8 सुल्तान बदल चुके। हाँ, पूरे दिल्ली सल्तनत में 7 या 8 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, बलबन ने दिल्ली में लाल महल, बलबन ने दिल्ली में क्या बनवाया? लाल महल है, लाल महल, या इसी को कहते हैं कुशाकी लाल का महल, लाल महल या कुशाकी लाल का महल। ठीक है, तो लाल महल या कुशाकी लाल का महल 1245 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। 1245 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। ठीक है, यानी सुल्तान बनने से पहले ही उसने क्या बनवाया था? जब उसके पास 4 साल, दिल्ली में कौन सा महल? लाल महल। और इसी लाल महल में फिर अपना राज्याभिषेक कौन करवाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में ही अपना राज्याभिषेक करवाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। जबकि जो कैकूबाद थे उन्होंने क्या बनवाया? किलोगरी का महल, तो उसमें करवाएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला पॉइंट लिखिए, के ए निजामी ने बलबन के बारे में कहा है, के ए निजामी
या खलीक अहमद निजामी पूरा नाम था इनका। खलीक अहमद निजामी ने बलवन के बारे में कहा है, बलवन के बारे में कहा, क्या कहा है तो देखिए कि वह एक उत्तम अभिनेता था, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, वह एक उत्तम अभिनेता था, वह एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति, आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्र मुग्ध किया करता था, सितारों की भांति मंत्र मुग्ध करता था। ठीक है, कहते हैं बहुत ही उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को जो है कैसे मंत्रमुग्ध, हाँ, फिल्मी सितारों की बात मंत्रमुग्ध करता था। ठीक है, अगला पॉइंट ये बलवन ने सोने का टका जारी किया था, जबकि टका कैसा था, चांदी का, इसने सोने का टका चलाया था, ये भी याद रखिएगा, सोने का टका जारी किया, जबकि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने, लेकिन इसने सोने का टका भी चलाया था। तो देख लो, बलवन ने सोने का टका जारी किया। देखो बलवन का प्रसिद्ध कथन, बलवन ने क्या कहा है, इसके कथन भी लिख लो। बलवन का प्रसिद्ध कथन, बलवन कहता है कि जब मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें क्रोध से क्या हो जाती, जल उठती, और मेरा हाथ कहाँ पे चला जाता है, तलवार के मुट्ठे पर चला जाता है, जो मुठिया होती है पकड़ने वाली। तो लिखिए कि मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें क्रोध से जल उठती हैं, मेरी आंखें क्रोध से जल उठती हैं, मेरी आंखें क्रोध से जल उठती है और मेरा हाथ तलवार के समीप पहुंच जाता है, और मेरा हाथ तलवार के समीप पहुंच जाता है। ये बात कही थी किसने, बलवन ने। ठीक है, फिर को इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बलवन को, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, और जियाउद्दीन बर्नी की दो किताबें हैं, एक है तारीख फिरोज शाही, एक है फतवाए जहांदारी। तो देखो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बलवन को खुफिया कातिल, बलवन को खुफिया कातिल कामा जनता का पिता एवं नायक कहा है, जनता का पिता एवं नायक कहा है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने बलवन को खुफिया कातिल
जनता का पिता एवं नायक कहा है। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट ले तो आगे चलते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखो गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में बलवन को गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में बलवन को किसका सहायक कहा गया है? पीछे हमने पढ़ाया था, खलीफा का सहायक कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खलीफा का सहायक कहा गया है। गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में बलवन को खलीफा का सहायक कहा गया है। फिर वो अतः बलवन ने दिवंगत खलीफा, अतः बलवन ने दिवंगत खलीफा, और उनका नाम था अल मुस्तसीम, अल मुस्तसीम, अल मुस्तसीम की स्मृति में सिक्के जारी किए थे, की स्मृति में सिक्के जारी किए, और खुतबे में उसका नाम पढ़ा जाता था, और खुतबे में उसका नाम पढ़ा जाता था, उसका नाम पढ़ा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट को 1279 ईस्वी में बलवन ने जिलों के रूप में, 1279 ईस्वी में बलवन ने जिलों के रूप में सिख का विकास किया। जिलों को सिख कहते थे, जिलों के रूप में सिख का विकास किया, जिसका प्रमुख सिकदार कहलाता था। यानी जिले को क्या कहते थे? सिख कहते थे, और इसका जो मुखिया होता था उसे सिकदार कहा जाता था। इसका भी गठन किया बलवन ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, बर्नी के अनुसार यानी जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बलवन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। बलवन की मृत्यु के बाद अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। मतलब इतना दुखी हो रहा है। ठीक है, अपना वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई, सर पर धूल उड़ाई। आज भी लोग नहीं उड़ाते हैं। जब डेड बॉडी जाती है ना तो मिट्टी लेकर के डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सर पर धूल उड़ाई, 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। और मलिक फखरुद्दीन 6 माह तक नंगी भूमि पर सोया। 6 माह तक नंगी भूमि में सोया।
यानी जमीन में सोया, वो भी बिना कुछ बिछाए हुए, ठीक है। तो ये बरनी लिखता है, क्या लिखता है कि बलवन की मृत्यु के बाद अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई, 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक बनाया, जबकि मलिक फखरुद्दीन 6 माह तक नंगी भूमि में सोया, ठीक है। लिखिए बलवन का मकबरा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है बलवन का मकबरा किस पद्धति से बना पहला मकबरा, तो इस्लामी पद्धति से बना पहला मकबरा। तो देखो बलवन का मकबरा इस्लामी पद्धति से बना दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। इस्लामी पद्धति से बना दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है। सल्तनत का प्रथम मकबरा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अब देखिए जब बलवन की मृत्यु हो गई तो आपको पता है बड़ा बेटा तो मर चुका था मोहम्मद, तो उसका एक बेटा था कौन, बुगरा था। और हमने बताया था बुगरा खां कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। तो कहते हैं उसको बुलाया जाता है कि आप गद्दी संभालिए आकर के, लेकिन क्या किया उसने, मना कर दिया कि मुझे दिल्ली की गद्दी नहीं चाहिए, मैं यही खुश हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो है कहते हैं कि बलवन जो है कै खुसरो वो जो है दिल्ली की सत्ता संभालना चाहते थे कि वो उत्तराधिकारी बने, लेकिन तुर्क अमीरों ने क्या किया, जो बुगरा खां का बेटा था कैकूबाद, तो कैकूबाद 17 साल का था, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देते। लेकिन कहते हैं कैकूबाद जब शासक बना तो वो भोग विलास में लिप्त हो गया, तो उससे नाराज हो गए जो तुर्क अधिकारी थे या वजीर थे, और उसको हटाने का षड्यंत्र रचा जाने लगा कि इसको हटा दिया जाए। लेकिन कहते हैं उसके हटाने से पहले ही उसको लकवा मार गया, किसको, कैकूबाद को। तो जब लकवा हो गया तो वो जो है प्रशासन के कार्यों में बिल्कुल अक्षम हो गया, ठीक है। इसलिए जो है फिर तुर्क अमीरों ने उसके 3 वर्षीय बेटे जिसका नाम था क्यूमर्स, क्या नाम था, क्यूमर्स को जो है गद्दी सौंप दी गई और उसका संरक्षक बनाया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। किसको बनाया गया, और कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसी क्यूमर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है अगला राजवंश स्थापित किया और वही वंश कहलाया खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर के कब तक चलेगा, 1320 ईस्वी, ठीक है। और सबसे कम समय तक शासन भी किसका रहा, खिलजी वंश का ही रहा। तो इस तरह जो है आपका जो है कौन सा वंश खत्म होगा, गुलाम वंश, ठीक है, या इसी को मामलूक वंश कहेंगे, जो 1206 से शुरू हुआ था और 1290 ईस्वी तक चला। तो देखो 87 तक कौन है, बलवन, और बलवन के बाद कौन बनेंगे, कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद उनका बेटा क्यूमर्स। तो शासन करेंगे 87 से लेकर के 90 ईस्वी तक। तो अब हेडिंग डाल लीजिए कैकूबाद एवं क्यूमर्स, दोनों को एक साथ लिखा देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए तो देखो बलवन की जब मृत्यु हो गई तो बलवन ने मरने से पहले जो है अपना उत्तराधिकारी पहले किसको घोषित किया था, कै खुसरो को, ठीक है। लेकिन जो तुर्क अमीर थे उन्होंने कै खुसरो को कहाँ की सूबेदारी दे दी, मुल्तान की सूबेदारी दे दी, और किसको बना दिया, कैकूबाद। और कैकूबाद किसका बेटा था, बुगरा खां। तो देखिए जल्दी से पॉइंट को देखो, बलवन ने या बलवन ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु से पहले वो मोहम्मद या शहजादा मोहम्मद के पुत्र, शहजादा मोहम्मद जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया, कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया।
कैखुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन और उनके दामाद ने, दिल्ली के कोतवाल और उनका क्या नाम था, फखरुद्दीन, जो 6 महीने तक क्या किए थे, जमीन पर लेटे थे। फखरुद्दीन व उनके दामाद एवं दिल्ली के दाद बेग यानी शहर अधिकारी, दाद बेग कहते हैं शहर के अधिकारी को, शहर अधिकारी। तो दिल्ली के दाद बेग या शहर अधिकारी निजामुद्दीन ने कूटनीति के द्वारा, उनका नाम है निजामुद्दीन ने कूटनीति द्वारा कैखुसरो की कैकुबाद के हाथों कैखुसरो की, पहले इनको मुल्तान की सूबेदारी सौंपी गई, लेकिन रास्ते में हत्या करवा दी जाती है। तो कैखुसरो की किसके द्वारा, कैकुबाद द्वारा एक स्थान है मंडोली नामक स्थान पर, लिखो कैखुसरो की कैकुबाद द्वारा मंडोली नामक स्थान पर हत्या करवा दी। कैकुबाद द्वारा मंडोली नामक स्थान में हत्या करवा दी। तो देखो इस प्रकार बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को, कैकुबाद को 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठाया गया, ये गद्दी पर बैठाया गया। 18 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठाया। तो कहते हैं कैकुबाद के बारे में कि वो बलवन के कठोर नियंत्रण में उसका बचपन बीता था। ठीक है, तो कभी जो है उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था, चूंकि बलवन बड़े सख्त थे, लेकिन जैसे ही सुल्तान बना वो भोग विलास में क्या हो गया, लिप्त हो गया। तो लिखिए अगला पॉइंट, देखो क्या लिखा, 18 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। देखो कैकुबाद ने अपना वजीर या नायब निजामुद्दीन को बनाया। कैकुबाद ने अपना नायब किसे बना रहा है, निजामुद्दीन को। नायब मतलब वजीर। हाँ वही वजीर, नायब का पद उच्च था ना, तो नायब निजामुद्दीन को बनाया। तो अपना नायब इसको बना रहा, निजामुद्दीन को बना रहा। ठीक है, देखो सुल्तान कैकुबाद अत्यंत विलासी एवं कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कैकुबाद अत्यंत
विलासी एवं कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था ठीक है। कहते हैं प्रशासन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और वो इसने दिल्ली में एक महल बनवाया, कौन सा? किलोखरी का महल। और दिल्ली में किलोखरी के महल का निर्माण करवाया किसने? कैकूबाद ने। और कैकूबाद ने दिल्ली में किलोखरी के महल का निर्माण करवाया। और कहते हैं यही जो है उसकी विलासिता का केंद्र भी था। ठीक है, यही पर जो है विलासिता किया करता था, भोग विलास में एक लिप्त रहता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो, ऐसी स्थिति में नायब निजामुद्दीन ने सत्ता पर या शासन सत्ता पर स्वयं अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में नायब निजामुद्दीन ने शासन सत्ता पर स्वयं अधिकार कर लिया। शासन सत्ता पर स्वयं अधिकार कर लिया या अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। देखिए अगला पॉइंट, ये सभी सूचना बंगाल पहुंचने पर बुगरा खां ने बंगाल पहुंचने पर, तो बंगाल के सूबेदार कौन थे? बुगरा खां। और बुगरा खां किसके पिता थे? इसी कैकूबाद। हाँ, तो देखो बुगरा खां ने कैकूबाद से अवध में मुलाकात की। बुगरा खां ने कैकूबाद से अवध में मुलाकात की। कहते अपने बेटे को बहुत समझाता है, ठीक है, कि जो है तुम अपने हाथ में नियंत्रण रखो। क्यों उसको सब सौंप दिया? तो अपने पिता की बात को मानता है ये, तो इसको हटा देता है पद से, ठीक है। लेकिन हटाने के बाद जो है फिर इसके खिलाफ षड्यंत्र हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लकवा से ग्रसित हो जाता है। तो क्या लिखा? कैकूबाद से अवध में मुलाकात की है? और बुगरा खां ने समझाया कि वह नायब निजामुद्दीन से पीछा छुड़ाकर राजकाज में ध्यान देने की सलाह दी। नायब निजामुद्दीन से पीछा छुड़ाकर राजकाज में ध्यान देने की सलाह दी। अतः सुल्तान कैकूबाद ने निजामुद्दीन को मुल्तान जाने की सलाह दी। निजामुद्दीन को मुल्तान जाने की सलाह दी। परंतु उसके आदेश को ना मानने पर निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई।
कैकुबाद के आदेश को न मानने पर निजामुद्दीन की हत्या कर दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट। इसी समय तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को, इसी समय तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी जो समय लिखो पोस्ट में लिख लो, बुलंद शहर का सूबेदार था। जलालुद्दीन खिलजी जो बुलंद शहर का सूबेदार था, बुलंद शहर का सूबेदार था, उसे अपना सेनापति नियुक्त कर शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की, यानी जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी जा रही? शाइस्ता खां की, शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो जब प्रदान की गई तो कुछ तुर्क जो सरदार होते हैं उनको ये बात क्या लगी? खराब लगी, और उसी में जो है मलिक कच्छा जैसे कुछ सरदार थे, उन्होंने क्या कर दिया? कैकुबाद को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, और उनके हटाने वाले षड्यंत्र से पहले ही कैकुबाद को क्या हो गया? लकवा मार गया। ठीक है, और लकवा से ग्रसित हो गया। इस कारण जो है क्या किया गया? उसको, उसके स्थान पर जो है उसके बेटे, जिसका नाम था क्यूमर्स, क्या नाम था? क्यूमर्स, जो 3 वर्ष का था, उसको जो है गद्दी सौंप दी जाती, यानी उसको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। और इसी क्यूमर्स का संरक्षक भी किसे बनाया जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संरक्षक बनता है। और इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या कर दी, और एक नया राजवंश आएगा, वही कहलाएगा खिलजी वंश। ठीक है, तो इस तरह इसको लिखना भी है तो हम लिखा भी देते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।